जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। वैसे तो इस बार क्लास 10th में 10 MCQs आएंगे 2021 के एग्ज़ाम पेपर में, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा MCQs डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ताकि आपके ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो पाएँ एंड ये MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको पी एक्स है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये पॉलिनोमियल एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस वन, आपसे वैल्यू पूछी गई है पी माइनस वन की। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। इसने बोला है पी माइनस वन और वहाँ पी एक्स दिया है, तो जो आपको पी एक्स दिया है वहाँ पर इसने आपसे -1 रखवाया है। तो आप पी एक्स की जगह -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और फिर उसमें से 1 माइनस होगा, यानी क्या आएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना आंसर? ऑप्शन ए। यानी ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप ऐसे वैल्यू रख करके उसे सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है द वैल्यू ऑफ कोस π/4। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर लिया कि यहाँ आपको बस ये पता होना चाहिए। देखो टेबल आपको आती होगी, टेबल आपको आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाई का मतलब डिग्री में 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोस पाई की जगह 180 डिग्री अपॉन 4, तो जब इसे आप सोल्व करेंगे तो कोस 45 डिग्री आएगा, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ऑप्शन डी रहने वाला, यानी ऑप्शन डी अपना आंसर, या ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी आपको देखो MCQs में केवल टिक करना होता है, सॉल्व तो करना होता नहीं। एग्ज़ाम में आप MCQs में टिक करके आएंगे ऑप्शन, या आप ऐसा करिएगा कि एक टेबल बना लीजिएगा ऐसे, और उसमें लिखिएगा फर्स्ट, फिर लिखिएगा सेकंड, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। फर्स्ट में ऑप्शन ए है, सेकंड में बी है, ऐसे मतलब जो भी ऑप्शन हो ना अपना, जैसे अपने फर्स्ट में तो ए था और इसमें सेकंड में डी था, है ना, उस हिसाब से आप ऐसे भरते जाएंगे। 10 बॉक्सेस बनेंगे आपके, तो ये ज़्यादा क्लियर रहेगा चेक करने के लिए भी और आपको लिखने के लिए भी, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। तो हम ही आते हैं वापस क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी मैंने 3 पॉइंट्स लिए, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3। नॉन कोलिनियर मतलब ये कोलिनियर नहीं है, यानी एक लाइन में नहीं है, तो इनसे कितने सर्किल पास हो सकते हैं? तो वैसे एक थ्योरम है ये 12th चैप्टर में, 1 सर्किल आएगा, ओनली 1 सर्किल कैन पास फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन आपको अगर सेकंड से लेकर 11 क्वेश्चन तक के पार्ट में आए, यानी 1 नंबर का जिसको राइट करके आपको आंसर देना है, उस पार्ट में आए तो आपको ओनली 1 सर्किल कैन पास फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, अगर वो कोलिनियर पॉइंट से पूछे कि आपके कोलिनियर पॉइंट्स से, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स हैं तीनों, तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे? तो 0 सर्किल आएगा। यानी अगर 3 नॉन कोलिनियर से पूछे तो 1 सर्किल, 3 कोलिनियर से पूछे तो 0 सर्किल। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है, दोनों में से एक टाइप का बन सकता है। तो मैंने आपको दोनों बता दी। नेक्स्ट देखते हैं, यानी यहाँ पे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रेडियस बतानी है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी कट, जो लार्जेस्ट सर्कुलर सिलेंडर कट सकता है, राइट सर्कुलर में तो सीधा काटना है, फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज, एक क्यूब से जिसकी एज मतलब आप ये मान सकते हैं उसकी आपको दे रखी है साइड और एज एक ही बात है ना। तो एक मेरे पास क्यूब है, ऐसा क्यूब है, ये इसकी एज है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर एज का क्यूब है। अब इससे मैं लार्जेस्ट अगर सिलेंडर काटूंगा तो ये कितने रेडियस का कटेगा? अभी देखो सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा सर्कुलर होता है, मैं उसको ऐसे काटूंगा, है ना। आप इसको है ना 3D में कोई नेट पे से एक इमेज लेकर के समझ सकते हैं। बाय द वे पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये ऊपर से ऐसे पार्ट सर्कुलर होगा, तो ये सर्कुलर पार्ट ऊपर वाले हिस्से पे होगा। अब ये 4.2 है ऐसे,
तो ये सर्कुलर है तो इसका ये भी हिस्सा 4.2 रहेगा। अब ये हिस्सा 4.2 रहेगा तो ये सिलेंडर का डायमीटर हो गया, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर रहेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी रहेगी 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से पूछा जाता है। मैंने अब यहाँ पे आपको बताया है सिलेंडर, एग्जाम में आपको यहाँ पे हेमिस्फीयर या स्फीयर देकर पूछ सकता है, आपको सेम जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन कह रहा है आपको इफ़ x इक्वल टू 1 इज ए जीरो पोलिनोमियल। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स के रिटर्न वाले क्वेश्चन में मिल सकता है। पोलिनोमियल है 3x माइनस के, ये आपका, मैं इसको px से लिख सकता हूँ, पोलिनोमियल आप px से, gx से, fx से, किसी से लिख सकते हो। और x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है और आपको बताना है k क्या होगा। तो भैया हमें यहाँ से k बताना है और x इक्वल टू 1 इसका जीरो है। जीरो होने का मतलब अगर ये 1 मैं यहाँ रख दूँ तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए। 3x की जगह 1 रख दूँ माइनस के, ये इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं ये x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपको जो जीरोज दिए जाते हैं, x इक्वल टू 1 आपको जीरो दिया गया, अगर आप उसकी वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपका पोलिनोमियल पूरा जीरो के इक्वेट चला जाता है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 माइनस के इक्वल टू जीरो, माइनस के 3 उधर गया माइनस का होता है और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इक्वल टू के इक्वल टू आता है 3। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आपको कहा गया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल। मुझे पोलिनोमियल दिया है x³ - 7x। ठीक है, वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ भी लिख के दिखा रहा हूँ। ये पोलिनोमियल है x³ - 7x, इस की मेरे को डिग्री बतानी। ये आपके क्वेश्चन 9th क्लास के टाइप का हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो आपका आंसर क्या होगा 3। अगर ये क्वेश्चन ऐसे मिलता मुझे 3x² - 7 की पावर 6, तो ये नहीं कि 6 डिग्री हो जाएगी, 6 डिग्री नहीं होगी, आपकी डिग्री होगी यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 - 3 फ्रॉम x एक्सिस विल बी। 4 - 3 की डिस्टेंस पूछी जा रही है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जबकि डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप जब ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताता है, ये तो सिंगल ही पॉइंट है। तो इसको आप समझो, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी ना, ये x है, ये y की वैल्यू है। जब x से डिस्टेंस पूछते हैं तो y वाला आपका आंसर होगा, डिस्टेंस आएगी 3। तो यहाँ डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट होगी। अब मैं बोला था y वाला आंसर आपको लेना है, आप कहोगे सर -3 है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो जब भी आपको डिस्टेंस लिख रहे हो ऐसे तो पॉजिटिव ले लेना। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए कि आपको x एक्सिस के बजाय y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको x वाला आंसर लेना बच्चों। x वाला क्या है 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो अपना आंसर क्या होने वाला है 3। तो यहाँ आपको चक्कर में डालने के लिए -3 तो मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन ए टिक करना है 3। स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर ऑलवेज। स्क्वायर और रोम्बस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब या तो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये दोनों ही होंगे। तो ये चारों ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के लिए। देखो सिमिलर भी नहीं हो सकते, सिमिलर होने के लिए एंगल एग्जैक्टली इक्वल होने ज़रूरी है और साइड्स का रेशियो सेम होना ज़रूरी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ये इसमें साइड्स का रेशियो तो सेम हो जाएगा, लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर के तो 90 डिग्री, रोम्बस के पता नहीं क्या हो, 90 भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे हम सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, ना तो सिमिलर होंगे ना कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन है तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं, इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सर एग्जाम में ऐसा आ गया तो हमें थोड़ी पता होगा कौन सा ऑप्शन राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो बच्चों अगर ऐसी बात होती है ना तो आप तो ऑप्शन टिक जरूर करके आना, छोड़ना नहीं कोई क्वेश्चन भी।
और अगर ऐसा उनकी तरफ से कोई गलती हो जाती है उनसे तो आपको बोनस देंगे, और मैं भी आपको बोनस ही देता अगर मैं एग्ज़ाम लेता आपका ये क्वेश्चन। तो यहाँ के ऑप्शन ये होना ज़रूरी है यहाँ पे, ना तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना सिमिलर होंगे, याद रखिएगा। स्क्वायर और रोम्बस, आपको मैंने स्क्वायर रोम्बस बताया, अब आप इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पूछा जाए तो सेम आंसर बनेगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ है व्हील इज़ 1 मीटर, तो डायमीटर दे रखा है तो आपको रेडियस पता करनी है। 1 मीटर है तो 1/2 मीटर आपकी रेडियस हो गई। जब भी डायमीटर दे तो डायमीटर तो कोई काम का है नहीं अपने। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर विल बी, तो हमें यहाँ पे डायमीटर मिल गया, उससे रेडियस पता कर ली हमने। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 22 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है इसमें अपने पास है जी 22 किलोमीटर, लेकिन आप देखें क्वेश्चन मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 22 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। पहले जब भी ऐसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में से पूछे जाएँ तो मुझे निकालना चाहिए 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस कहूँ या मैं पेरीमीटर कहूँ या सरकमफ्रेंस कहूँ सर्किल का, एक ही बात होती है 2πr। तो 2π की वैल्यू रख दी मैंने और r मेरा 1/2 है, 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, मेरा 22/7 मीटर बचना, यानी एक रेवोल्यूशन में जो मैं डिस्टेंस कवर करूँगा उस व्हील से ये होगी। तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए मेरे को टोटल डिस्टेंस यानी 22,000 मीटर, उसमें डिवाइड 1 रेवोल्यूशन का, तो 22/7, 7 बाई मतलब नीचे है तो वो कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है। 22 का डिवाइड करूँ तो 1000 और 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7000 आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रहने वाले हैं। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर है 10। द अर्थमेटिक मीन, कुछ बच्चे क्या कि मीन पढ़ते हैं, उनके सामने अर्थमेटिक मीन वर्ड आ गया, एवरेज वर्ड आ गया, तो वो इन क्वेश्चंस में धोखा खा जाते हैं। मेरे को अर्थमेटिक मीन पूछा 1 2 3 ... n तक का। अभी देखो बच्चों, मुझे अच्छे से मालूम है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑब्जर्वेशन। मेरे पास ऑब्जर्वेशन कौन कौन है, 1 2 3 n तक है, n ऑब्जर्वेशन है, मतलब 1 है 2 है 3, इन सब का सम करूँगा मैं n तक। और अपॉन में क्या लिखूँ मैं, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 से n तक कितने, n ही है भाई। देखो 1 से लेकर 3 तक कितने हुए 3, 1 से 10 तक कितने हुए 10, 1 से 50 तक कितने हुए 50, तो 1 से n तक कितने हुए n हुए, तो नीचे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आ गया। अब मेरे सामने दिक्कत है कि ऊपर वाले का सम कैसे करूँ। तो देखो AP में एक ही पार्ट है सम करने का, वो हट चुका है, लेकिन ये है ना सम आपको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको AP वाले तरीके से फॉर्मूला बना के बताता हूँ। n/2 a + l, n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n ही है, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म 1 है, l मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे n है, यानी मेरा सम जो आया इन सब का, ऊपर वाले सब का सम आया n/2 1 + n और अपॉन में क्या है n, इस n से मैं ये n कैंसिल कर सकता हूँ, तो ऊपर 1 + n/2 मेरा आंसर बनता है, इसका मीन बनता है बच्चों। यानी ऑप्शन पहले देख लेता हूँ कौन सा है, n + 1/2 और मेरा n + 1/2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा। डी आपको लग रहा होगा सिमिलर, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है, अपना ए ऑप्शन आंसर है। अब सुनो, आपके ये हट चुका है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको कभी भी लगातार n नंबर तक का सम करना हो, 1 से लेकर जो स्टार्ट हो रहे ना n नंबर का सम करना हो, तो n × n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा आया ही है। देखो n × n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, सम याद रख सकते हैं आप चाहें तो, अदरवाइज आप बना भी सकते हैं, है ना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पोलिनोमियल x² - 12x + 20 आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप मुझे बताएं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आपको फॉर्मूला याद है, -b/a होता है, और ये ABC क्या होता है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में आपका कोई पोलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर a कितना होगा आपका 1 होगा, b होगा -12 और c होगा 20।
तो इसी हिसाब से मेरे को सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये नहीं होता, सी अपॉन ए होता है। तो सी कितना है 20 अपॉन ए कितना है 1, तो 20 अपॉन 1 20। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी आंसर आएगा जी ये। नेक्स्ट इसका 20 वाला क्वेश्चन, सॉरी 12 वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी डी एफ, ए बी अपॉन ई एफ लिखा हुआ है, ए सी अपॉन डी ई लिखा हुआ है। ट्राइंगल दो हैं आपके पास, मैं इनका एक डायग्राम बना लेता हूँ समझने के लिए, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, तो मैंने ये डायग्राम बना लिया। ए बी ई एफ, जो ए बी है ना वो ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब ई एफ के प्रोपोर्शनल है, और इसको ऐसे में कर लेता हूँ, यहाँ पे ई लिख लेता हूँ, यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ, हाँ मैंने नाम चेंज कर दी थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। तो डी ई एफ ऐसे जानबूझ के लिखा है, क्यों? ए बी ई एफ, तो आपको समझ में आएगा ए बी जो है ना मेरा ये ई एफ के, ए सी डी ई के है, तो ए सी है वो डी ई के हैं। तो मुझसे पूछा जा रहा है जी आप हमें ये बताओ देन व्हाट दे विल बी सिमिलर, अगर ये दोनों सिमिलर हों तो इनके लिए क्या केस होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए कि अपने को ये साइड ए बी और ए सी इन दोनों साइड के मिल रही है प्रोपोर्शनल, ये दो साइड आ रही हैं, ये दो साइड आ रही हैं, तो इनको सिमिलर होने के लिए ये वाला एंगल इक्वल होना जरूरी है, यानी ए किसके इक्वल होना चाहिए, ई के। तो ऑप्शन आपका है ए ई वाला, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। गौर से सुनिएगा, कौन से रूल से काम हो सकता है यहाँ पे, एस से दो साइड हो जाएंगी और एक बीच वाला एंगल हो जाएगा, तो एस लगने से ही हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये लगा लो ना, फिर आप ये भी लगा लो, ये मैं अगर इक्वल कर दूँ तो मेरा कोई रूल लगता नहीं यहाँ पे, और रूल से ही आपके यहाँ पे सिमिलर होना जरूरी है, तो रूल के अकॉर्डिंग अपने को ये दोनों सिमिलर मिलने। हाउ मैनी टेंजेंट आर पॉसिबल एट ए पॉइंट ऑन सर्किल, ये सर्किल है, एट ए पॉइंट ऑन सर्किल। अभी मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा इससे। सर्किल पर किसी पॉइंट पे, सर्किल पे मान लो कोई भी पॉइंट है, वहाँ पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है, कितनी टेंजेंट, 1 टेंजेंट, यानी यहाँ पर मेरा आंसर होने वाला है 1। लेकिन दो तीन चीज़ें और सीखी यहाँ से, अगर सर्किल पे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट पूछे, एक्सटीरियर पॉइंट से, तो होगा अपना 2 आंसर। सर्किल पर अगर पैरेलल टेंजेंट पूछे तो भी होगा 2 आंसर, ठीक है। और सर्किल पर टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, देखो सर्किल पे एक पॉइंट पे टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 हो सकती हैं, पैरेलल कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, और सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। देन आपका आंसर इनफाइनाइट हो सकता था, क्योंकि ऐसे 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 कैसे कितनी भी टेंजेंट खींच सकते हैं ऐसे यार अपन, तो इनफाइनाइट आंसर है। ये चारों केसेस याद रखना, इनमें से किसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो 5:7। दो अलग अलग सिलेंडर हैं आपके, और मैं इनको बड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मैं रेशियो के हिसाब से बना रहा हूँ। 5:7 इनकी रेडियस का रेशियो, यानी मान लीजिए कि R1 है, ये R2 है, तो R1 R2 का रेशियो है 5:7। दूसरा इनके एंड देयर हाइट आर इन रेशियो, हाइट का रेशियो 3:5 है, तो हाइट को मैं H1 नाम देता हूँ, इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, H1 H2 है मेरे पास 3:5। द रेशियो ऑफ देयर CSA इज, रेशियो ऑफ CSA, यानी इसके लिए मुझे करना पड़ेगा CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो CSA का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है 2πRH। अब फर्स्ट सिलेंडर में तो R1 H1 है, और सेकंड में क्या R2 H2 है। रेशियो पूछे तो आप अपॉन में रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन तो MCQ जैसा है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको, 2π। वैसे ट्रिक से छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अपन सीख रहे हैं, अगर बड़ा भी आ गया तो ऐसे कर सकते हैं। R1 H1 R1, अभी हम देखो यहाँ से आपको अगर R1 चाहिए तो रेशियो हटाकर आप एक वेरिएबल ले लीजिए उसके साथ में, R2 चाहिए तो 7x, H1 चाहिए 3x, H2 चाहिए 5x। जब भी रेशियो हटाओ तो x लगा लो, उसके साथ y लगा लो, कुछ भी, यानी तो कोई वेरिएबल लगा लो। तो R1 H1, R1 कितना है 5x, H1 है 3x, नीचे R2 H2, R2 कितना है 7x, H2 है 5x। 5x से तो 5x कट गया, x कट गया, तो ऊपर 3 और नीचे 7, यानी आपका आंसर है 3:7, यानी ऑप्शन
ए इज योर आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। द एंगल मेड इन सेमी सर्किल इज, ये आपका 12th चैप्टर से क्वेश्चन है कि सेमी सर्किल में जो एंगल होगा ना वो कितने डिग्री का होगा। तो भैया ये सेमी सर्किल बना दिया मैंने। अब इसमें जितना भी कोई भी एंगल बनेगा ना ऐसे सेमी सर्किल में, वो आपका बनेगा 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल बनेगा। 90 की बजाय यहाँ राइट एंगल भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। फिक्स है ये बात हमेशा कि आप सेमी सर्किल में चाहे एंगल ऐसे बना लो, ये बनेगा हमेशा 90 डिग्री का सेमी सर्किल में। तो ठीक है, इफ सिग्मा एफ आई 18 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 2p + 24, मीन को मैं x बार लिख लेता हूँ, यहाँ मीन मेरे को 2 दिया गया है और मुझसे पूछा गया p क्या होगा। ठीक है, तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो लोग इस फॉर्मूले को सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखते हैं वो भी सही है। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? 2p + 24। सिग्मा एफ आई क्या है? 18। और x बार कितना? x बार है अपना 2। तो 18 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 18 का 2 से करूँ तो 36। 2p + 24, 24 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 12। 24 इधर आ गई माइनस हो जाएगा 2p। 2 मल्टीप्लाई का जा सकता है डिवाइड में, तो 12/2p। 2 का डिवाइड करें तो p = कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन होगा अपना इसका डी ऑप्शन आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ लैम्प पोस्ट 5√3 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, एक ये तो ग्राउंड हो गया, ये लैम्प पोस्ट हो गया जिसकी हाइट है 5√3 मीटर। ठीक है, कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग, ये इसकी शैडो 5 मीटर लॉन्ग बोली गई है, यानी इसकी कोई शैडो बनती है ऐसे, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक बनती है, 5 मीटर लंबी बनती है। ऑन द ग्राउंड द सन एलिवेशन एट दिस पॉइंट, यहाँ से आपके सन का एलिवेशन एंगल बताना है, यानी ये मान लीजिए थीटा एंगल है। तो ऐसी केस में सन हम मान लेते हैं कि सन यहाँ पे अपना, तो इसका एंगल क्या होगा? ठीक है, ये आपको क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको सर ने ज़रूर बताया होगा कि जब ऐसे केसेज में लैम्प पोस्ट सन कुछ भी चीज़ें हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे हो सकता है लैम्प सन के बजाय ये पूछ रहा होगा कि लैम्प पोस्ट का या लैम्प का या सन का, किसी का पूछे तो आप यहाँ पे टॉप पे मान के चलिएगा उसे। थीटा है अपने पास, तो मेरे पास परपेंडिकुलर बेस है बच्चों, मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ ABC, और ये 90 डिग्री रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको लिखूँगा tan थीटा। tan का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास दो ही चीज़ें, परपेंडिकुलर बेस, कोट का भी लगा सकता हूँ, सेम आंसर आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? 5√3 और बेस क्या? अपॉन 5 से 5 tan थीटा, मेरा √3 आया। अब अच्छे से जानकारी रखनी है कि tan की लाइन में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है। tan से tan कंपेयर हो जाता है तो थीटा = 60 डिग्री आता है आंसर आपका। ये आपको याद रखिए कि मैंने अभी एक पाई का क्वेश्चन बताया था, उसके हिसाब से π/3 भी लिखा मिल सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा। ऑप्शन C योर आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट 18 में ट्रायंगल PRQ जो है मुझे सिमिलर बोला गया XYZ के। PRQ XYZ सिमिलर है तो बोला गया इनमें से कौन सा केस सही है? देखो, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो CPST कहता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि जो PR है ना वो आपकी XY की होगी, PR XY की प्रोपोर्शनल, RQ होगी YZ के, इन्हीं के नाम में से आंसर निकालो। PQ होगी XZ की, PQ होगी XZ की। अब देखो यहाँ पे कौन सा आंसर है? PR XZ, पहला वाला तो नहीं हो सकता। PQ XY, PQ XZ के साथ है तो ये भी नहीं हो सकता। PQ XZ सही है। QR YZ ये सही है। ये वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको C में। D भी देख लो, QR XZ है, QR के साथ YZ होना चाहिए लेकिन उसने XZ बोला, तो आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा सब में से कौन सा, और एग्जैक्टली चेक कर लेना, थोड़ा रुक करके देख करके समझ करके, है ना। ऑप्शन C इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 19। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर विल बी, पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन क्या होना चाहिए? अब ऐसे क्वेश्चन है ना सिंपल बहुत हैं लेकिन बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। पहले 5 नेचुरल नंबर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले 5 नेचुरल नंबर हो गए। अभी मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सभी का सम कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 हैं भाई, 5 ही तो ऑब्जर्वेशन है।
5 और 4 9, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 हो गए 14 और 1 15, 15/5 यानी आंसर आएगा आपका 3 आपका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। 0 ऑफ 3y³ + 8y² - 1। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा इसका 0 है या कोई भी नहीं हो, तो ये बताना, ऑप्शन डी लगा देंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। जिस वैल्यू को रख करके पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वही इसका 0 होगा। तो मैं y = 1 रखता हूँ ना, मुझे 1 मिल रहा, ऑप्शन 1 चेक करता हूँ। 3 और y की जगह मैंने 1 रखा, क्यूब 8, 1 रखा, स्क्वायर माइनस में है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहना है, 3 आया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहना, 8 आया, 8 1 3, 8 और 3 10 और -1 हुआ तो 8 और 3 11 और -1 हुआ तो आया 10। तो ये तो जीरोज हो नहीं सकता। नेक्स्ट देख लो, -1 3, y की जगह वही -1 रखा, इस बार -1 रखा, -1 का क्यूब होगा -1, 3 से करें तो -3, -1 का स्क्वायर +1, 8 से करें तो 8 -1, 8 में 3 और 1 माइनस हुआ तो बचेगा 4। तो 0 होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हुआ। 0 रख के देखें, 3 y की जगह 0 रखा, 0 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1। तो ये और ये और ये कोई सा भी अपना 0 नहीं आया, 1 से भी नहीं आया, -1 से भी नहीं आया, 0 से भी नहीं आया। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है कि यहाँ पे कोई भी इसका जीरोज नहीं है। ठीक है, जिससे अगर जीरो मतलब 0 वैल्यू हो जाती वो अपना जीरोज हो जाता। 21 देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + qx + r = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको, वेरिएबल फॉर्म में है। p is not equal to 0 has equal roots if has equal रूट्स इक्वल होंगे। तो इसके लिए क्या केस होना चाहिए? देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि एक इक्वेशन का फॉर्मेट अपना ax² bx + c = 0। अगर इफ रूट्स आर इक्वल तो यहाँ पे केस काम में लेते हैं हम, b² - 4ac = 0 हो सकता है। कंपेयर करके देखिए, x² तो a है आपका p, b आपका कौन है q, और c आपका कौन है r। तो ये आपके ABC हैं, रखिए इनको, b² कौन है q, तो q का स्क्वायर -4, ac a है p और c है r = 0। अब ये ऑप्शन जहाँ दिखे वो आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है p² <, अपने का तो इक्वल होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए q² = 4pr। तुम कहोगे सर मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन मैच यही कर रहा है। सी डी को देखिए, p² 4qr, वहाँ p² तो है नहीं, हाँ ये 4pr उधर गया तो किसका हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, इस ऑप्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4pr - q² = 0। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा भी मिल जाए आपको उल्टा पुल्टा करके, तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, कोसेक थीटा 2/√3 है बच्चों। आपसे पूछा गया है थीटा क्या होगा। 2/√3 है तो थीटा क्या होगा, अपने को ये वैल्यू पूछी जा रही थीटा की। कोसेक की लाइन में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो कोसेक थीटा की लाइन में 2/√3 होती है कोसेक 60 डिग्री की। 60 कोसेक से कोसेक कम करो, थीटा = 60। अभी एक क्वेश्चन दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको मैं पाई के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, π/3। क्यों लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आप सोचिएगा। मैंने पाई बताया था आपको 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए, एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना लेता हूँ आपस से, ABC। वैसे ये थ्योरम है 12.3 में, लेकिन ये थ्योरम एक्चुअली इस थ्योरम का क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक भी नहीं है, और मिसलेनियस में से क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे आपको। तो AD बाइसेक्टर है एंगल ए का, AD बाइसेक्टर एंगल के नहीं, दोनों पार्ट इक्वल हैं। और आपको AB 6 दे रखा है, ये वाली 6 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है, DC 6 है, DC 6 सेंटीमीटर है। AC पूछा जा रहा है, सॉरी BD 8 ये है ना, AC पूछा जा रहा है आपसे। तो बिल्कुल आसान है बताना, आपको याद रखना है, जब भी कोई इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दे आपको, तो जो रेशियो इन दोनों साइड का होगा, यानी AB का और AC का जो रेशियो होगा, वो जिस साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है बाइसेक्टर, उसका रेशियो सेम होगा, यानी BD और DC। देखो आप आसानी से तो ऐसे याद रखें, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो। ये जब ये बाइसेक्टर देना, ये रूल होता है। ठीक है, ये थ्योरम आप पढ़िएगा इसको। तो AB कितना है 6 है, AC कितना है
ए सी है नहीं पता हमें, इक्वल टू बी डी कितना है 8 है और डी सी कितना 6 है। तो सोल्व करते हैं जी, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 ए सी और 6 का 6 से यहाँ पे हो गया ए सी इक्वल टू 6 अपॉन 8। 4 से कैंसिल करेंगे तो 9 अपॉन 2 और ये 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका है 4.5 सेंटीमीटर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इक्वल टू 0। अभी आप पहले ही श्योर हो जाना, 0 आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है 0 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है जी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको 0 के साथ कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है? कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x0। भाई 0x है ना, दिख नहीं रहा, लेकिन x 0 बार हो सकता है, तो उस हिसाब से डिग्री क्या होगी 0। और वैसे 0 बोला ना तो पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 0 ही होगी, क्योंकि अपने पास x वाला फॉर्मेट वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो 0। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 25 द क्लास में मार्क्स ऑफ द क्लास 15.5 20.5। ये आपको माइनस नहीं पढ़ना बच्चों, अपन पढ़ते हैं ना उसमें 0 से 10 10 से 20, ये उस टाइप का क्लास इंटरवल टाइप में दे रखा आपको। तो इसका क्लास मार्क्स क्या होगा? अभी आपको क्लास मार्क्स पूछा जा सकता है, आपको एक्स बार पूछा जा सकता है, सॉरी एक्स पूछा जा सकता है, एक्स बार तो मीन होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करके और किसका डिवाइड करते हैं अपन 2 का। ये माइनस नहीं है बच्चों, 15.5 टू 20.5 है, इसको 2 पढ़ते हैं इससे इस तक अपॉन 2, 20 और 15 35 और 36 आएगा, 18 आएगा क्लास मार्क्स, यानी ऑप्शन सी। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3r। इसके जीरोज बताने बच्चों, इसको सोल्व कर लीजिए। इसको जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू आप 0 रख सकते हो, वैसे 0 नहीं रख सकते, जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 रख सकते हो। तो 3 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, x रूट कर दो, इसका तो रूट हो गया x और इसका रूट हो गया 3, इसको +-3 लेना पड़ेगा, तो आपको √3 और प्लस -√3 दोनों ऑप्शन, दोनों आंसर होंगे आपके जीरोज के ना, ये दोनों जो आंसर है ऑप्शन बी में। आफ्टर 5 मल्टीपल ऑफ 2, तो वापस सुनो, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 इसका मीन क्या होगा? आप पहले अच्छे से जानकारी रखिए कि पहले 5 मल्टीपल्स बोले जा रहे हैं यहाँ किसके, 2 के। तो 2 का पहला मल्टीपल 2 खुद है, मल्टीपल मतलब 2 से जो डिवाइड हो जाता है ना, 2 की लाइन में जो आता है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये 5 मल्टीपल हो गए इसके। अब इनका मीन बताना है, तो ये क्वेश्चन जो 27 क्वेश्चन है, 27 वाला आप मुझे इसके कमेंट में बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें राइट। और हाँ, मैंने बता दिया आपको, पहले 5 के मल्टीपल, वो भी 2 के मल्टीपल 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। आपको 2 के मल्टीपल पूछे, 5 के पूछे, किसी के पूछे, 2 के पूछे तो ये मल्टीपल होंगे, 3 के पूछे तो ये मल्टीपल होंगे, किसी और के पूछे तो इसकी जो टेबल में आते हैं ना वो मल्टीपल, 5 मल्टीपल पूछे, 10 पूछे, ऐसे लिख सकते हो। तो इनका सम अपॉन ये कितने मल्टीपल है करके मेरे को आंसर कमेंट में आप बताने वाले हैं। तो यहाँ डायमीटर मेरे को स्पेयर का r मिल रहा है, रेडियस क्या होगी बच्चों r/2। वॉल्यूम पूछा है, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होता है। अब मेरी रेडियस यहाँ पे r/2 है, तो मैं 4/3 पाई r³ मतलब r/2 का क्यूब। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा और 2 का क्यूब होगा 8, तो 4 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 2 बचा। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर होगा पाई r³ 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। तो ढूंढता हूँ कौन सा आंसर है, r³/4 पाई, r³ पाई 6 है, तो ये तो हो नहीं सकता, r³ पाई 6 ये सही है, ऑप्शन बी r³ पाई 6। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपको देखो थोड़े से ऑप्शंस उल्टे सुल्टे मिल सकते हैं, यानी आपको ये ऑप्शन ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो आप है ना, आपका तो यह आया आंसर और आपको ये लिखा मिल गया, तो देखो 2 से कैंसिल होकर आंसर वो आ सकता है जो आपका रियलिटी में आ रहा है। तो ऑप्शंस में ऐसी मिस्टेक्स वो देगा जानबूझ करके आपसे गलत टिक करवाने के लिए, तो आप थोड़ी सतर्क रहें। और अब तो सतर्क रहने के वैसे भी टाइम चल रहा है कोरोना में। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स अ सर्किल है, पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं सर्किल की? तो ये मैंने आपको पिछली एक क्वेश्चन में बताया था, पैरेलल टेंजेंट इसकी ओनली 2 हो सकती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है, मैं डाल ही नहीं रहा था यहाँ पे, लेकिन ये इसलिए डाला है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा क्या। वहाँ से भी एमसीक्यू देखो, मॉडल पेपर में इनमें सब में मिल रहा है हमें, तो आ रहा है यहाँ से भी। अभी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने अब टिक करना, आपको स्क्वायर रूट बताना है इसका क्या होगा, तो ये तो मैटर करता ही नहीं है ना कि आपने किया कैसे। आपको तो बस करके ये बताना है कि स्क्वायर रूट तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आपको वैदिक मेथड वाले कुछ फॉर्मूले नहीं आते तो वैसे भी करके चेक कर सकते हैं। तो इसका वैदिक रूट होगा, वैदिक मेथड से कर लो, चलो कैसे भी कर लो, मैं 5 और 3 35 होगा ना, एकाधिक n पूर्ण वाले फॉर्मूले से, या आप ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टर करके भी कर सकते हो, ऐसे पेड़ बना के भी कर सकते हो ना। तो 35 इसका रूट होगा। याद रखें, अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स से कोई MCQ मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं ना कैसे कर रहे हो आपको मल्टीप्लाई मिले चुपचाप करके वैसे टिक कर दो। आता नहीं है तो अगर आता है तो वैदिक से ही करें, ठीक। 1 3 2 1 5 3 4, इसका मीडियन क्या होगा। पहले देखो, आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 4 आएगा और 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा हो गए। अब इसका मीडियन निकालते हैं। देखो सिंपल तरीका ये है कि एक आगे से छोड़ दिया, एक पीछे से छोड़ दिया, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, जो बच गया ना आपका वही मीडियन होगा। यहाँ पे 3। अब मुझे मालूम है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना ये, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि गुरुजी ऐसे हो जाता, ऐसे मतलब एक मान लो 6 हो रहे हैं यहाँ पे, मैंने अपने मन से डाल दिया। अब सर आप एक छोड़ रहे हो, 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 दोनों ही छोड़ देंगे तो फिर 0 हो गया ये। तो ये देखो यहाँ पर एक बचाना आंसर, तो सीधा अब यहाँ पे आप इन दोनों काट देंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 तो मीडियन हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में जब आपके 2 ही बच रहे हैं लास्ट में, तो उन दोनों को ऐड करके और 2 का डिवाइड करके आंसर देंगे आप। तो यहाँ ऐसे केस में मीडियन आपका 3 होता, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि दोनों में 3 आया, क्या फ़र्क पड़ गया, वैसे ही कर देंगे। ये तो मैंने डेटा मेरे हिसाब से इसमें ये ऐड किया, कुछ और डेटा ऐड करता हो सकता चेंज हो जाता मीन। तो आप थोड़ा सतर्क रहें इस मामले में भी। करना कैसे मैं दोनों केस में बता चुका हूँ आपको, यानी ऑप्शन यहाँ पे होगा C3। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इन्हें जल्दी पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको जो लिख कर के आंसर देने वाले क्वेश्चन हैं वो जल्दी ही आपको शेयर करूँगा आपके साथ में। जो मैंने बनाए हैं मेरी तरफ से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, वो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हो घर में, और कोविड चल रहा है तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, डरने की कोई ज़रूरत। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।